सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी करेंगे साथ में, और कुछ डाउट्स पड़े हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा डाउट्स डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, चलें पहले वो एग्जांपल्स कर लेते हैं, डाउट्स फिर इकट्ठे कर लेंगे मिसलेनियस के साथ ही, दो ही रहते हैं। चलो वो फिर पहले एग्जांपल्स कर लें फिर करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जाम्पल है। हाँ जी, बुक दे दीजिए मुझे। सो अब देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y square is equals to 4ax bounded by its latest rectum. Example number 11th. So find the area of the parabola y square is equals to 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा नया वर्ड आ गया है, नई चीज आ गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करना भूल गए थे। बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला में ही नहीं इलिप्स में भी होता है, बट दोनों कंडीशन में दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी। आपकी दोनों चीजों की डेफिनेशन सेम रहेगी, ठीक है जी। सो लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम चलिए लेटेस्ट रेक्टम के बारे में ही बात कर लेते हैं। कोई भी लेटेस्ट रेक्टम किसी भी शेप में हो, पैराबोला हो या इलिप्स, सर्कल में लेटेस्ट रेक्टम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। पैराबोला हो या इलिप्स हो, हाइपरबोला भी मिल जाएगा, बट हाइपरबोला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके लिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। कोई भी वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो फोकस के बीच में से क्रॉस करती है, स्ट्रेट लाइन विद द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विद ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बिल्कुल होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए दोनों एक्सिस के साथ, या एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। वो वाली लाइन को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। देखिए जरा किस तरह से, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो हम पहले y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लिख लेते हैं, और इसका हम बेटा x और y की वैल्यूज पुट करके इसकी शेप भी बना सकते हैं। वैसे भी आपको बताई हुई है इंट्रोडक्शन में, x 0 है तो y 0 है। x की वैल्यू अगर हमने a भर दी, x की वैल्यू a भर दी है, तो y की वैल्यू 4a स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a एंड माइनस 2a। सिमिलर वे में बेटा अगर हम x की वैल्यू 4a भर दें, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू भरनी है आपने, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब ये मत सोच लेना कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 तो है, a नहीं है। इस तरह की वैल्यू सोचिए कि ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट में हमें ना जाना पड़े। 4a इंटू 4a, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a। सो 4a, y इज ऑल्सो 4a एंड 4a विद माइनस 4a। तो इसकी शेप बनाएंगे बेटा हम। और देखिए ध्यान से, अब हमने ना जब शेप बनानी है ना इसकी, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अब हमने 1 2 3 वैल्यूज नहीं लेंगे, अब हम लेंगे वैल्यूज a 2a 3a 4a, इस टाइप की वैल्यूज लेंगे, ताकि हमारी शेप जो है पैराबोला की सही बन पाए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेते हैं ताकि फोकस के बीच में इसको क्रॉस भी करना है। 2a 3a एंड 4a। a 2a 3a
4a। सिमिलर वे बेटा y की वैल्यू नेगेटिव भी थी, -a, -2a, -3a एंड -4a। तो वैल्यू 0 0 तो ये रही, a के साथ 2a था, -2a भी है, और 4a के साथ +4a तो है ही, और -4a भी है। और यहां से हम अब इसको शेप देंगे पैराबोला की। तो थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस ऊपर अपवर्ड एक्स एक्सिस पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा डिस्टेंस का फर्क पड़ गया यहाँ पर। ये देखिए बहुत थोड़ा लिया है, यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा लिया है, तो इस करके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। और आप बेटा स्टूल को बाद में सुबह आकर साफ करिए, अभी फिलहाल समझिए, ठीक है? आप बहुत आराम से फिंगर के साथ स्टूल साफ कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। सो लेटेस्ट रेक्टम बेटा यहाँ पर ये ए के बीच में से क्रॉस करेगी और 90 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ। तो दिस इज योर शेडेड रीजन। फोकस में से क्रॉस करेगी, याद रखिए, और फोकस A0 होता है, ये आपको पैराबोला का बता दिया गया था। इस टाइप के पैराबोला का A0, इस टाइप के पैराबोला का फोकस -A0, इस टाइप के पैराबोला का 0, इस टाइप के पैराबोला का 0, तो बस अब तो हो गया, डायग्राम बन चुका है हमारा। और इसमें अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये आ जाएगा ट्वाइस 0 to a y dx, और y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, या साइड में निकाल लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू 2 √a√x। अब क्वेश्चन उठेगा कि y की वैल्यू जो है पॉजिटिव प्लस माइनस क्यों नहीं ली गई? बेटा प्लस के लिए अपवर्ड ले लिया हमने, और ये ट्वाइस कर दिया, इसलिए नेगेटिव बीच में ही आ जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। सो ट्वाइस 0 to a 2 √a√x dx। तो दिस इज 4 0 to a √a√x dx, 4 √a x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, और ये हमने कल भी किया था, पहले भी हमने बहुत बार किया हुआ है। और ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 इंटू 2, या 2/3 कर लीजिए, चलो कंफ्यूजन ना हो। a की पावर 1/2, a की पावर 3/2, -0 करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 8/3, a की पावर 1/2 एंड a की पावर 3/2, बेसिस सेम पावर्स एडेड। सो 4/2 का a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यूनिट्स इज योर एरिया। इज दैट क्लियर? ओके, सो फोकस A0 होता है बेटा, इसीलिए हमें लिमिट जो है 0 to a ली है हमने, ठीक है जी। याद रखिए फोकस हमेशा A0 ही रहेगा इस टाइप के पैराबोला में। इक्वेशन ये होनी चाहिए। अगर इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ax, तो आपका फोकस क्या होगा? बिल्कुल जी 2a होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2a इंटू x, तो आपका फोकस ये हो गया 2a। तब आपकी लाइन 2a के बीच में से जाएगी। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सेम टू सेम नहीं आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 8ax आ सकता, 8ax डाल देगा, 16ax डाल देगा, उसकी मर्जी एग्जामिनर की। तो आप यहाँ पर जब 16ax लोगे तो बहुत बड़ा आपका पैराबोला टाइप शेप बन जाएगी। तो उसमें आप 2a का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 4a का डिस्टेंस भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपकी लिमिट 0 to 4a हो जाएगी अगर 16a आता है, ठीक है जी। और अगर 8a आता है तो 0 to 2a हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा वहां पर। अब इसमें क्वेश्चन में लिमिट नहीं बताई हुई, उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला इनक्लोज्ड बाय द बाउंडेड बाय द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जहां बाउंड करते हो, तो लेटस रेक्टम के बारे में अगर नॉलेज है
तो हम कर सकते हैं, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर ठीक है जी। लेटस रेक्टम हमेशा याद रखिए, इलिप्स में और पैराबोला में, हाइपरबोला में भी, सब में ये फोकस में से स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू वन एंड टू अनदर एंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एक्सेस। ओके, समझ आ गई बात की नहीं? जिस एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर वाई एक्सिस पे बनेगा तो उधर पे पैराबोला का वो इधर को बन जाएगी आपकी लेटस रेक्टम। ठीक है जी, तो लेटस रेक्टम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे या आपने अभी कहा था ना? ओके, हाँ जी, और कोई? या ax ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 into 2ax ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? Pardon? 8ax by square is equals to 8ax नहीं है, नीचे नीचे सर या ये तो हमारा पैराबोला की इक्वेशन ये होती है 4ax, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ये 4 तो है सर जी। आप x ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਾ दिए था नहीं जी, नहीं 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 जब पता ऐसा है नहीं। a0 रख दिया नहीं नहीं, ये आप ज्यादा नहीं सोचना। नो सर इधर नहीं काका जी, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर 4 है और x है, a की वेरिएशन आएगी यहाँ पे, a की वेरिएशन आती है। सर मल्टीप्लिकेशन इस टाइम वो कुछ भी कर सकते हैं x में नहीं होगा, इवन तक कि यहाँ पर भी नहीं होता। आप दोनों की आवाजें बहुत आ रही हैं, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाइए आप। अब उसने क्लासेस ही नहीं लगाई हैं, पैराबोला कहाँ से बन जाएगा उसका? उसका खुद का पैराबोला बना पड़ा। बस 90 डिग्री में झुक जाना, अपने आप ही पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जरा कहाँ से बात हो रही थी, आप यहाँ पर कह रहे थे ये इक्वेशन इस तरह से भी हो सकती है, x माइनस 2 इस तरह से आ गई तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ पर 1 है, 4a आपका 1 है, a की वैल्यू 1/4 होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। अब यहाँ पर हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन, इसको मिटा दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। यहाँ पर हम ये बात नहीं करते अगर आपको नहीं क्लियर हो रही। हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो कैपिटल 4a किसके इक्वल आ गया? यहां पर आप एक मिनट अपना कोचिंग सेंटर बाद में। यहां पर आपका फोकस क्या होगा इस इक्वेशन में, जहां पर मैंने बॉक्स में फिट किया, इसका फोकस बताइए क्या होगा? a,0, तो 4a किसके इक्वल आ गया? इससे कंपेयर करिए, अब इससे कंपैरिजन करना है हमने। 4a इज इक्वल्स टू 8a, तो 4 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 2a। तो व्हाट इज द फोकस? आपने अभी बताया कि a होगा फोकस, और a क्या है? तो यही तो मैं बता रहा हूं तब से, यही तो बता रहा हूं तब से। मतलब सिंपल वैसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इससे कंपैरिजन करके कर लीजिए, उसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, डन है। और कोई डाउट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं है? चलें आगे। सो एग्जांपल नंबर 12। So find the area of the region bounded by a line. Find the area of the region. तो इस डायग्राम को बनाने में बड़ी दिक्कत आई थी हमें, फिर हमने स्केल की हेल्प से बनाया था उस ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत आएगी। अब अभी बताता हूँ आपको क्या दिक्कत आने वाली है उसमें। चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। उसकी बोरी भर गई तो आप अपनी बोरी भरनी शुरू कर दी। बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। कितना दिमाग लगाया इसने। लीजिए स्केल लीजिए आप। द x एक्सिस कॉमा the x-axis
and the ordinate. Ordinates क्या है? x is equals to -1 and x is equals to 1. ये है सिचुएशन। हमें एक लाइन दे दी गई है, एरिया किससे बाउंड हुआ है? एरिया बाउंड हुआ है x एक्सिस से और ये ऑर्डिनेट से। ये ऑर्डिनेट से बहुत नींद आ रही है आपको, अच्छी बात है, नींद आनी चाहिए, कम से कम टेंशन फ्री तो हो। तो खैर, एग्जाम्स की किसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है? लगता नहीं आपको भी। एक मुझे आज किसी ने सॉल्यूशन बताया इसका, जितनी टेंशन हो गई यहाँ पर ना अपने गोल्ड लीकी के पास एक डॉक्टर है होम्योपैथिक, और जब टेंशन होने लगती है ना, कहता मुझे टेंशन होने लगती है, उसने मुझे मेडिसिन दी, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने हैं जीभ के ऊपर बस, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा माइंड और फिर आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी और रिलैक्स भी हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं, मैं ना एक्चुअल में प्रॉपर पता करके फिर बताऊंगा आपको। वो आज मैंने अपनी बेटी के बारे में बात की, वो कहता जी मैंने भी ऐसे ही लेता था, मैं अब भी लेता हूँ, कहता वो घर पे पड़ी है हमारे, तो मैंने उसको कहा था कि आप मुझको मेडिसिन दे दीजिए। वो कहते हैं देखो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, कई बार ये होता है इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, आपकी बेटी के एग्जाम है तो डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन साथ में होगा तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा बात भी तेरी सही है। होम्योपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं बेटा, कुछ नहीं पता कई बार, ये आप इस बात की दावेदारी नहीं कर सकते। मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, उसको थी प्रॉब्लम अस्थमा की, और वो आयुर्वेदिक दवाई ले रहा था। आयुर्वेदिक का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप चाहे 5 साल पुरानी दवाई यूज कर लो तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, है ना। बट वो जब दवाई ले रहा था ना, तो उसका साइड इफेक्ट पता क्या हुआ? उसकी अस्थमा तो ठीक हो गया, बट उसकी मेमोरी लॉस हो गई। इतनी ज्यादा मेमोरी लॉस हो गई, वो मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, इतनी ज्यादा मेमोरी लॉस हो गई कि एक स्टेज ऐसी आई कि जब उसके पेरेंट्स ने ना अगर कोई सामान मंगाना था अगर मोड़ से भी, तो उसको लिख कर देते थे कि ये सामान लेकर जा, और 50 रुपये देकर भेजिए, ठीक है, इसकी राइट पॉकेट में है, अगर वो भूल जाए तो, ठीक है, और ये इसके घर का एड्रेस है वापस आने के समय। ये इतनी मेमोरी लॉस हो गई थी, उसको घर का भी नहीं याद रहता था। बट अब आज की तारीख में वो मेमोरी के उसने जब दवाई ली रेगुलरली तो वो ठीक है, एंड ही इज ऑफिसर इन अ बैंक, रेप्यूटेड कोई बैंक था आई थिंक सो, सरकारी नौकरी पे है, काफ़ी अच्छी नौकरी पे वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइड इफेक्ट कभी भी पड़ सकते हैं, हम कह देते हैं कि नहीं है बट कुछ नहीं कर सकते, बॉडी टू बॉडी बहुत चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। तो खैर मेडिसिन का एडिक्शन है कि मतलब आदत हो जाती है। नहीं, वो तो एग्जाम्स के लिए है। एक एग्जाम्स का बच्चों के मन में जो डर है ना, वो चीज़ निकल जाती है एक हिसाब से, रिलैक्स होकर तैयारी हो जाती है और कुछ नहीं। क्या वो लड़के को इतनी टेंशन होती थी, उस लड़के को इतनी ज़्यादा टेंशन थी एग्जाम्स की, इतनी होती थी ना कि 9th के एग्जाम मुझे मालूम है, कोविड में उसकी मैंने तैयारी करी थी, आज वो +1 में है। तो जब मैंने उसकी कोविड में तैयारी कराई थी ना, तो रात को करीब 9 o'clock के करीब उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया था मुझे, कहते जी ये ना मतलब कि पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं ये, मतलब कि फिर उसके नाना नानी को बुलाया, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं तू एग्ज़ाम दे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोविड में अगर तू थोड़ी बहुत अगर हेल्प भी ले लेगा, ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प ले लेना, चल मैं मेरे पास आके एग्जाम दे ले। तो कहता नहीं जी मैंने फिर 6 महीने पढ़ा गया है, अगर मैंने चीट करके देना तो फिर मैंने पढ़ा गया है, चीट नहीं करना कहता मैंने। तो उसके नंबर उस समय कमाए और वो काफ़ी इससे डिमोरलाइज भी हो गया। फिर उसके पेरेंट्स ने ना उसको मेडिसिन दे दी कि उसको ना मतलब इस बात की टेंशन नहीं होगी और नींद ना आए। ये नहीं कि मतलब रिलैक्स करने के लिए 2 ड्रॉप्स डाले उसके बाद नींद आ गई, चलो वो तो गलत चीज़ हो जाएगी, फिर वो तो फिर बच्चा प्रिपेयर तो कर ही नहीं पाएगा, फिर एग्जाम में बैठा बैठा भी सो जाएगा। तो नींद नहीं आती उससे, बट ये है कि एक माइंड की जो हमारी वेन्स है ना, वो एक रिलैक्स मोड में चली जाती है और हम आराम से स्टडी भी करते हैं और आराम से पेपर भी देते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, एडिक्ट नहीं होता, आप सिर्फ एग्जाम्स के समय यूज़ कीजिए। और एक आधे एग्जाम में उसको मैथ्स में ज़्यादा टेंशन होती थी, तो सिर्फ मैथ्स के एग्जाम में रहता था, कहाँ एडिक्ट हुआ वो, अच्छा चल रहा है उसका सिस्टम। खैर चलिए, यहां पर देखिए अब लाइन दी हुई है हमें, हेलो हेलो x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसकी x की वैल्यू आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम है, आप बात ही करते जा रहे हैं आप। उस समय मैं उन्हें 10 नहीं बेटा मत बताओ, बस अपनी नॉलेज अपने पास रखो। थैंक यू।
सो यहाँ पर बेटा फिर वही बातें, हम पहले टेबल बनाएंगे और टेबल के लिए बेटा हमें कॉर्नर पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती है। कॉर्नर पॉइंट्स वैसे 2-3 लाइंस का इकट्ठा बनता होता है, बट मैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं करूँगा। एक्स की वैल्यू -1 भरी है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू -1 भरी तो y की वैल्यू भी आई थिंक सो -1 ही आ जाएगी, तो दोनों -1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 भरी है, y की वैल्यू 3 + 2 5 आ गई। x की वैल्यू 0 भरी है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 0 भरी है, x की वैल्यू -2/3। अब ये जो -2/3 है ना, इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है -2/3। फिर हमने ये क्या किया था, हमने ना 3-3 सेंटीमीटर के पॉइंट्स मार्क कर लिए थे और फिर हमने 2 सेंटीमीटर को 2/3 मानकर फिर उसको प्लॉट किया था। हम वैल्यू की फिर थोड़ा सा हमने उस हिसाब से किया हम था। वैल्यू की छोड़ ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शन बेटा ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो तो मुझे पता होना चाहिए ना। एक्स एक्सिस पे सपोज लगाइए, ये देखिए अब यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी आपका -1 है। चलिए एक्स एक्सिस पे ये कट यहाँ पर करना चाहिए, आप यहाँ से कट करा के ले जाओ। अब ये -2/3 किस एंगल से लगेगा, एग्जामिनर उस बात का ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है ना जी। तो हमें जो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो तो हमें एसेंशियली पता होने ही चाहिए लाइन के केस में। अकेली लाइन बना रहे हैं ना इसलिए। सो खैर हम इसको प्लॉट करते हैं और हम थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस रखेंगे ताकि उसमें प्लॉट में हमें कोई दिक्कत ना आए। वाई की वैल्यू 5 तक है ना, कोई बात नहीं। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 1 तक ही है। थोड़ा सा 1/3 का गैप ले लो बेटा, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिर 5 तक कहाँ जाएंगे, -1। मैं ना कल एक किसी तरह से कोई जानकार था, उससे बहस रहा था इस बात में। वो मेरे से बहस रहा था, मैं तो नहीं बहसा। एक ऐसे करके 1 2 फिर 3 क्या 4 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए इसमें 1 2 3 4 एंड 5। फिर क्या हुआ पता, वो मुझसे बहस रहा था कि कहता जी आप यकीन मानो 12 साल बाद तो पूंछ सीधी हो ही जाती है। मैंने कहा नहीं होती पूंछ सीधी, और वो मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। कल मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, वो आज भी खेल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि पूंछ सीधी नहीं होगी, चाहे आप नाली वो ना पाइप में डाल के बैठ रहो, नली में कहते हैं ना, नली में डाल के रखो पूंछ, वो नहीं सीधी होगी। वो कहता नहीं जी होगी, और वो जिद बैठ गया। मैंने कहा तू मेरे पास आना, मेरे स्टूडेंट्स दिखाऊंगा, वो कभी भी नहीं सीधी होती, जस्टिफाई करेंगे वो उस बात को। खेलो बेटा, कौन घुमा रहा था उसको, पेन को? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। आज वासी भी मैंने नहीं दी। ਤੇ ਸਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ वाह, नेचुरल प्रोसेस तो बेटा बहुत होते हैं, सारे नेचुरल प्रोसेस यहीं करेगा क्या? ਲੈ ਸਰ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ ਵਾਸੀ। बस है कोई ना हाथ सॉरी फिर क्या सभी अपने 1 के साथ 5 छाप छोड़ते हैं कि बच्चे अपनी अलग सी छाप छोड़ते हैं अपनी, सही बच्चे। वो क्या होता है अभी एक मार्क होता है, ट्रेड मार्क कोई छोड़ जाते हैं, कोई किसी के दिल पे राज करके चला जाता है और छाप छोड़ते हैं। मुझे मत कुछ कहो आप, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पर मुझे कहो भी कुछ मत, ठीक है। और जो हंस रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि हम भी बहुत पढ़ते हैं। बेटा सभी एक ही कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो तुम।
सो और ये आ गया आपका x इज इक्वल्स टू -1, ये शेडेड रीजन आ गया और -2/3। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। आज को फेस्टिवल -1 to -2/3 एंड -2/3 to 1। -1 to -2/3 दोनों लिमिट्स ही नेगेटिव आ गई। दोनों लिमिट्स जब नेगेटिव आ जाती है ना तो एरिया नेगेटिव हो जाता है और एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसीलिए हमने एरिया कैसे बाउंड करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एरिया ऑफ द रीजन मॉडुलस -1 to -2/3 y dx प्लस -2/3 to 1 y dx। -1 to -2/3। कौन खेल रहा था इससे? पहले कौन खेल रहा था? आप खेल रहे थे पहले? नहीं पहले नहीं खेल रहा था। इधर सर मैंने एम नहीं कर दिया। पहले कौन खेल रहा था? पहले काफी देर ऐसे रोल से घुमाया जा रहा था ऐसे हैं? पहले खेला फिर मैं फिर रखा। पहले किसने खेला? इसमें इसने खेला। और ये तो बड़ी दावेदारी कर रहा है कि मैंने नहीं खेला। मैं आप पहले ना सर बस आया है ऐसे फौजी आके कोई साइंस लो पड़ी आता सी फिर मैं रखा। बहुत अच्छी बात है। फिर उत्तर रखा। अपने आप को जस्टिफाई क्यों कर रहे थे आप? सर मेरे कल पेन फड़िया सीगा उन्होंने तो वो सर आए पेन अभी तो आप कह रहे थे मैं घुमा रहा था। सर उन पेन बस आए कीता सही 3x + 2 है। ओके ओके ओके। फिर स्टाइल ही नहीं। थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 2x -2/3 to बोला स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं नेगेटिव आएगा तो फिर उसको मॉड भी करेंगे। नेगेटिव आएगा ही आएगा। -2/3 का स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर इज 4/9 एंड +2 into -2/3 -1 का स्क्वायर इज +1 और -2 मॉडुलस 1 का स्क्वायर इज 1 + 2 और -2/3 का स्क्वायर इज 4/9 -4/3। तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए। 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/3 -4/3 -3/2 +2 +4 + 3 is 7/2 2/3 -4/3 and this is 6 2 2s are 4 8 9 and 6 2s are 12 7/2
and minus 2 by 3, and this is 16 minus 17 is minus 1 by 6 plus 7 by 2 plus 2 by 3. 7 by 2 plus 2 by 3 1 3 7s are 21 and 2 2s are 4. It's 26 upon 6, 13 upon 3 square units. लीजिए 13 upon 3 square units is the answer. तो इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना है. याद रखिए मॉडुलस जरूर लगाना है. एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता. इसका एरिया आप कहोगे जी अकेला 1/6 ही नेगेटिव आया है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आ जाएगा. ओवरऑल को नहीं देखना है बेटा, इसका एरिया अलग है, इसका अलग है, दोनों को प्लस करके हमने निकाला है. ये वाला एरिया भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो नेगेटिव क्योंकि दोनों लिमिट्स ही नेगेटिव थी इसलिए पहले से ही हमने मॉडुलस लगा लिया. और याद रखना मॉडुलस के बगैर आपका सम गलत माना जाएगा. सर ये एक हो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो अपन बाद में पता चलेगा ये नेगेटिव. हाँ फिर वो उस हिसाब से मॉडुलस में चेंज कर लीजिए. नहीं तो मॉडुलस अपन बाद में लगा देता हूँ. बाद में भी लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. पर ये बात का ध्यान तब रहता नहीं है क्योंकि -1/6 आया, इसको फटाफट सॉल्व करके आ जाता है, उस समय ध्यान नहीं रहता. ठीक है जी. तो सर स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन मॉडुलस में ले लेंगे. पूरा क्वेश्चन ही मॉडुलस में ले लेंगे. पूरा क्वेश्चन के मॉडुलस में ले लें हम. पूरा क्वेश्चन ही हम मॉडुलस में ले सकते हैं. फिर तो हम क्या जस्टिफाई कर रहे हैं एग्जामिनर को, ये तो लिमिट्स नेगेटिव थी इसीलिए नहीं थी. हाँ जी. नहीं तो फिर तो सब हर एक समय हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही रहा है तो हम उसको नेगेटिव ही ले लेते हैं. आप ये देखिए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से नेगेटिव हो जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू लिमिट्स जो है वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका आंसर कैसे नेगेटिव आ जाएगा. तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर या तो. ठीक है जी. कैलकुलेशन मिस्टेक आती है जान के मॉडुलस लगा दिया. आप कुछ भी कर सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स का, उसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे. साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है. और बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी लिमिट भी दी हुई है. इस सम को करने के लिए आपको क्वाड्रेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. क्वाड्रेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको क्वाड्रेंट्स की नॉलेज नहीं है तो बेटा ये सम नहीं हो सकता उस समय. क्वाड्रेंट्स के नॉलेज का मतलब है कि आपको सारी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए. आप अपना मोबाइल दे दीजिए अपना. डिवाइड किया है. किसको डिवाइड किया है किसके साथ? 3/2 हाँ के नाल है. नहीं कोई बात नहीं, आप ले आइए इधर दीजिए. सर रख दीजिए यहाँ पर. y is equal to cos x आ रहा है. अब y इक्वल cos x चलो, sin x आपके लिए आएगा एक्सरसाइज में. एक ही बात. तो ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. क्वाड्रेंट्स की कैसे नॉलेज होनी चाहिए, जैसे cos 120 की वैल्यू, cos 150 की, ये सब वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए. खैर उसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं आपको. अगर आप 180 तक निकाल लेते हो तो हमने 360 तक जाना है. 360 तक कैसे जाना है, उस वैल्यूज को कैसे पहुंचना है, वो अभी हम शॉर्टकट तरीका लगाएंगे थोड़ा सा. तो बट ये है कि आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में. ये ना हो कि आपको नॉलेज ना हो फिर गड़बड़ हो जाएगी. और कुछ वैल्यूज बेटा इसमें आपको ना टेबल जो है आपको याद होना चाहिए. और टेबल तो चलो याद ठीक है, उसकी वैल्यूज को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. और वो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में कि किस किस टाइप की वैल्यूज आती हैं. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई. यानी कि 0 से लेकर 2 पाई 360 डिग्री तक हमने एंगल को बनाना है. सो और ये लास्ट एग्जांपल है मिसलेनियस की, और आगे वाली 2 एग्जांपल्स आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है जी. सो एग्जांपल नंबर 13. फाइंड द एरिया bounded by
द कर्व y is equals to cos x between x is 0. between x is equal to 0 and x is equals to 0 and x is equals to 2 pi. तो इसमें क्या है बेटा, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस लंबी होंगी। पहले तो हमारे पास इसमें 24 पॉइंट्स बनेंगे, 24 पॉइंट्स बनेंगे 15 डिग्री के डिफरेंस पे। 360 तक जाना है। 360 को अगर हम 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 4 इक्वल इंटरवल्स बनेंगे, उस बात का ध्यान रखना है। और आप कहोगे जी 15 का रखेंगे डिफरेंस तो साइन कॉस 15 की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है या हम टेबल पे अवेलेबल नहीं है उसको हम ब्लैंक कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। पर हमने 15 का डिफरेंस रखना है। ये नहीं है कि पहला हमने इंटरवल रखा 0 to 30, अब उतना ही इंटरवल हमने रखा 15 का, फिर हमारी शेप सही नहीं बनने वाली। अगर मैं यहां से शेप स्टार्ट करता हूं और यहां तक मैं 0 to 30 डिग्री मान रहा हूं और फिर 15 डिग्री, इतना ही डिस्टेंस में आगे 15 डिग्री के लिए 45 डिग्री के ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक 30 डिग्री का डिफरेंस भी उतना ही है और यहां से यहां तक 45 यानी 15 डिग्री ऐड हुए हैं और फिर 60 के लिए भी हम वही 15 डिग्री ऐड हो रहे हैं, तो ये भी आपका वही उतना ही आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपने यहां पर 30 डिग्री और प्लस करने हैं, तो π/2 के लिए भी आपने वही डिस्टेंस ले लिया। तो ये इस हिसाब से आपका डायग्राम जो है वो गलत बनेगा, वो सही शेप नहीं बनेगी, कॉस की शेप नहीं बनेगी, जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हमारा कर्व बनना चाहिए वो कर्व नहीं बनेगा आपका। ठीक है जी, सही कर्व बनाना है तो आपको सही इंटरवल्स का गैप लेना पड़ेगा। अगर जो वैल्यूज हमें नहीं पता है हम उनको ब्लैंक करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए मैंने आपको पहले अभी बताया था कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, क्वाड्रेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कॉस 240 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 225 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो हम ग्राफ में से आपको बनाने सिखाएंगे, कैसे निकलती है, डायरेक्ट ही निकल आएगी ग्राफ को देखकर। शेप आपको एक हिसाब से पता लग जाएगी, एक बार शेप पता लगी उसके बाद तो होता चला जाता है। ठीक है जी, और तीसरी बात जो है, मेन बात जो है, आपको इसके बारे में परफेक्ट जो कॉस का या साइन का जो कर्व है ना वो आपको पता होना चाहिए कि किस शेप में बनेगा। ठीक है जी, किस इंटरवल तक कहां तक जाना है, किस इंटरवल तक कहां तक जाना है। अगर एक भी वैल्यू इधर से उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है जी, सबसे मेन बात, आपको एंगल्स को, डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करना आना चाहिए। आता है चेंज करना डिग्री को रेडियंस में? +1 में किया था। देखिए कोई भी एंगल है, मान लो ये मुझे किसी ने कह दिया कि 120 डिग्री को रेडियंस में चेंज करिए, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, 10th में भी हमने बात की थी, +1 में भी ये बात की थी, जो चीज भी हमने निकालनी होती है किस तरफ लिखते हैं, वो किस तरफ लिखते हैं, राइट साइड। हमने पाई की टर्म में आंसर निकालना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हो गया है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 हो जाएगा। और मैंने 120 डिग्री निकालना है तो π/180 इंटू 120, तो ये 2 6 2s and 6 3s, 2π/3 इज द 180 डिग्री, 120 डिग्री सॉरी, 120 डिग्री इज 2π/3। तो इस तरीके से हम वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज याद रखिए, कुछ वैल्यूज को, जैसे कि 300 डिग्री है, कई बार नहीं 300 डिग्री का हमने कभी यूज किया, 315 का यूज नहीं किया है, 330 का यूज नहीं हुआ है, तो इस टाइप की वैल्यूज को आपको निकालने के लिए तरीका बता दिया गया है। और कुछ जैसे 120 डिग्री, तो ये तो पता ही होनी चाहिए आपको, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इनके एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो एक एक की वैल्यू अगर निकालने लगेंगे, पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन में बैठे रह जाओगे। और याद रखिए इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आना है, कोई MCQ नहीं आना है, कुछ नहीं आना है, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आना है, तो ध्यान रखिए इस बात का। सो y इज इक्वल्स टू cos x है बेटा, तो सबसे पहले हम शेप से स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि बेटा 24 बराबर हिस्सों में बांटना है तो कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंस पे जाएगा। हमने भी जब कॉपी में बनाया था तो उसको हॉरिजॉन्टली घुमा दिया था। तो 15 ही ज्यादा करना है। हाँ 15 बेटा 15 इसलिए करना है कि हमें जो वैल्यूज दी जाती है टेबल में, वो टेबल में वैल्यूज जो है 30, 45, 60 की है। 15 का गैप है ना, हाँ जी तो मैं 0 to 30 कैसे ले लूँ? डायरेक्ट 0 to 30, फिर 15 का गैप ले रहा हूँ, फिर 30 का गैप ले रहा हूँ, फिर 15 का गैप ले रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? तो उससे शेप कैसे सही बन जाएगी? आप 1 to 2 के लिए डिस्टेंस इतना ले रहे हैं और 2 to 4 के लिए भी उतना ही डिस्टेंस ले रहे हैं, सेम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा शेप? सही नहीं बनेगी शेप। तो अगर हमको अगर उसकी चीज की जरूरत नहीं है तो भी हमें वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम इतना डिस्टेंस सफिशिएंट, आई थिंक सो। पाई बाय 12 is 15 degree and this is pi by 6, 30. Pi by 4 is 45. Pi by 3 is 60. 5 pi by 12 and this is pi by 2, 9. एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको बाई चांस इसमें 15 और 75 में दिक्कत आ रही है ना, तो अगर आप ये एंगल नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखिए, गैप छोड़ दीजिए, वो वाला गैप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। जिसकी हमें वैल्यूज की जरूरत है हम वो वैल्यूज लिख लेंगे, छोड़ दीजिए वो वाला गैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एंगल्स की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर सीधा ही अब देखेंगे बुक में, देखिए आप 0 to सीधा पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 2 पाई। उसने बीच में कोई एंगल्स भी नहीं लिए, सीधे ही शेप बनाई हुई है, तो सीधी शेप नहीं बनेगी। सो खैर अब 15 डिग्री और ऐड कर दिया हमने, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और ये 2 पाई बाय 3 आ गया एंड देन 3 पाई बाय 4 और फिर ये आ गया 5 पाई बाय 6, 150 डिग्री। 165 को छोड़ दीजिए ब्लैंक, ये पाई आ गया 180 और ये शायद आगे तक जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगी, हाँ इंटीग्रेशन का कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 माना है तो यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, -1 और ये -1/2 आ गया। और ये यहाँ पर बेटा 180 के बाद 195 छोड़ दीजिए, 210 is 7 पाई बाय 6, 225 is 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 240, 255 छोड़ दीजिए एंड 270 is 3 पाई बाय 2 और फिर 15 ऐड करिए, 285 एंड देन 285 के बाद 300 आ जाएगा, आई थिंक सो 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 3 180 को 3 से डिवाइड किया 60 65 जा 300 या ठीक है। 315 का कितना होगा पाई के टर्म में? देखें यहाँ पर 315 का गैप छोड़ दे, नहीं बेटा उसकी वैल्यू चाहिए ना, नहीं तो छोड़ देता मैं अपने आप ही। पाई अपॉन 180 इंटू 315, 5 के टेबल पे काटिए इसको, कितना आ जाएगा ये 36 और ये कितना आ जाएगा 6 एंड 3 और इसको काटिए फिर 6 के 3 के टेबल में 9 के टेबल से काट दीजिए 4 एंड दिस इज 7 पाई का 4 एंड 330 आई थिंक सो 11 पाई बाय आएगा 330, कंफ्यूजन बहुत होती है। 11 तो आएगा पक्का, ये तो श्योर है, 11 पाई बाय 6 या और 330 हो गया, 345 हो गया और ये 360 हो गया। लीजिए जी अब हम शेप बनाने जा रहे हैं। cos 0 1 होता है। एक और बात बताता हूं आपको, ये बात भी याद रखिए, √3/2 डेसिमल में 0.86 होता है, हमें 0.8 तक सफिशिएंट है, और 1/√2 0.707 होता है, तो हमें 0.7 सफिशिएंट है। ठीक है जी, 1 प्लेस और डेसिमल तक ग्राफ में आपको आसान रहेगा। ठीक है जी। सो cos 0 is 1 and cos pi by 6 is √3/2 is 0.8 approximately। आप जब देखना ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना और इक्वल डिस्टेंस पे बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही शेप बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे बुक में ना वही शेप बनने वाली है आपकी। 0.7
आई थिंक सो बहुत नजदीक इसके, थोड़ा सा नीचे कर देना, और दिस इज हाफ, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर 0, देखिए जरा, और अब π/2 से 3π/2 तक हमें मालूम है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये नेगेटिव ही जाएगा, एंड 2π/3 cos 120 इज -½ देखिए अब हमने यहां से फर्स्ट वैल्यू 1 ली थी, ये ली वैल्यूज ली हैं, अब यहां से अब इस तरफ से वैल्यूज यहां से ऊपर की तरफ जाएंगी, एंड दिस इज -½ यहां तक, ओके, एंड 0.7 यहां तक, ओके, और फिर उसके बाद 0.8 भी है पड़ा यहां पर, और -1 भी है वो यहां पर। अब ये आ गया इधर से इधर को चला गया, ठीक है जी। थोड़ी शेप अलग सी बनेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का थोड़ा फर्क पड़ा है, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर अचानक बहुत कम हो गया, तो डिस्टेंस के कारण थोड़ी शेप हो सकता है अलग बन जाए, पर ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनती है, ग्राफ पे बिल्कुल फर्क नहीं। अब जब हम लोगों ने कॉपी में डिस्टेंस लेकर सही बनाया था, बिल्कुल सही शेप बनी, मैं अभी आपको ग्रुप के बाद दिखाऊंगा उसकी, उनकी शेप दिखाऊंगा। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये आपकी वैल्यूज आ गई, इसके बाद ये वैल्यूज कैसे निकालनी है, तो हमने कोई वैल्यू मैंने निकाल कर नहीं देखी, मैंने बस यहाँ पर हाफ है तो यहाँ -½ लगा दी, और उसके बाद ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये यहाँ पर आ गए। अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है तो फिर वहीं से शुरू हो जाओगे, इसके सामने 0.8 यहां पर, 0.7 के सामने यहां पर, 0.5, 0.1 और फिर 0। लीजिए कौन सी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई आपको, कौन सी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, सीधी सीधी बन रही है वैल्यूज। अब फिर वैसे शुरू हो जाइए, फिर से शुरू हो जाइए, यहां पर फिर हाफ पे आ जाइए, और फिर 0.7 थोड़ा सा ऊपर जाइए, 0.8 थोड़ा और ऊपर, कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, और 1, लीजिए, दिस इज योर शेप, ओके। अब क्या होगा, ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, और ये शेडेड रीजन है। अब ध्यान से देखिए जरा, होने का क्या होने जा रहा है, हमारा लिमिट जाएगी 0 to π/2, ठीक है जी। y dx वो आपको बता दिया गया है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, y की वैल्यू cos x dx, और प्लस ये देखिए यहां पर इस लिमिट से लेकर, अब आप कहोगे ये x की लिमिट्स आपने पॉजिटिव ली है, पर ध्यान दीजिए x की लिमिट्स पॉजिटिव ली हैं, तो क्या cos x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव आएगी? हमेशा हर वैल्यू नेगेटिव आई हमारी, तो यहां पर फिर क्या होगा, मॉडुलस होगा, π/2 to 3π/2 मॉडुलस लगेगा, क्योंकि एरिया फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका मॉडुलस लगना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉडुलस नहीं लगाओगे ना, तो इसका आंसर 1 आने वाला है, इसका भी 1 आने वाला है, ये -2 आ जाएगा, 1 + 1 is 2, 2 - 2 तो एरिया 0 आ गया, एरिया तो इतना बड़ा है, तो 0 कैसे हो गया? 3π/2 2π cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to π/2 प्लस मॉडुलस अगेन sin x π/2 to 3π/2 और अगेन sin x 3π/2 to 2π। लीजिए sin π/2 is 1, sin 0 is 0। चलिए मॉडुलस sin 3π/2, sin 3π/2 is always -1, ये हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं इस बारे में। एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 यहां पर हमारा 1 आया था,
तो यहां पर भी 1 आएगा पर -1 आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और sin 2 की वैल्यू 0 और sin 3 की वैल्यू हमने -1 भरी तो यहां पर भी -1 भरी है। अब आप कहोगे ये माइनस कहां से आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 -2 का मॉडुलस +2, ये भी 1 और 4 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। और यहां पर भी इस क्लास को ऑफ करते हैं बेटा। यहां पर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये चीजों का ध्यान रखिए, ये मेन चीजें हैं, ये वैल्यूज आपको प्लॉट करनी आनी चाहिए। वहां पर दिक्कत आती है, अगर आप वैल्यू याद है फिर तो हो जाएगा। ठीक है जी, √3/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 8.6666 तो होता है 0.866, तो उससे आगे भी होगा। तो उसके बाद और इसकी वैल्यू 0.707, ठीक है जी, और 1/2 की वैल्यू 0.5। तो इस तरीके से वैल्यूज होती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। और मैंने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेंट्स के बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। किस तरह से ये वैल्यूज, देखिए यहां से डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है, यहां से फिर इंक्रीजिंग हो जाएंगी, फिर डिक्रीजिंग हो जाएंगी, फिर इंक्रीजिंग हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इसी तरीके से साइन का जो कर्व बनेगा आपका, वो साइन का इस शेप में बनेगा। 0 to π तक हमारा ऐसे जाएगा एंड π to 2π तक ऐसे जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। सो क्योंकि साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो इसीलिए वो नीचे ऊपर से नीचे आया था। ओके, इज दैट क्लियर? सो बेटा आज की क्लास यही ऑफ करते हैं और कल बेटा हम मिसलेनियस के एंड 8.1 के जो डाउट्स 2 पड़े हैं वो भी करेंगे हम। और मिसलेनियस बेटा जो है आपके फर्स्ट 11 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। मिसलेनियस के इतने ही आपके सिलेबस में, तो पहले 11 क्वेश्चंस में से कुछ भी कटा नहीं है, वो आपने सारे के सारे करने हैं। सो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो भी करा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।